हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं का साइंस 2 का जो प्रीलिम का पेपर हुआ था उसका पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में देखेंगे, 3rd और 4th अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा प्रीलिम का टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली। तुम लोग पेपर लिखे हो, कोई भी एग्ज़ाम होने दो, तुम्हें जो है सूचना, हर एक विषय का सूचना, पहले तो यहाँ देखो कक्षा 10वीं पूर्णांक 40 समय 2 घंटा और विज्ञान, एक्चुअली यहाँ पे होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम लोग जो है देखो यहाँ पर देखे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे करके लिखा रहता है, साइंस 2, ठीक है। ये इस तरह से तुम्हारा सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे पेपर में आएगा साइंस 2, ठीक है। पेपर में आएगा 2, तुम्हें पहले भी बताई हूँ अलजेब्रा के समय में भी सब्जेक्ट में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी लिखोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में लिखना चाहो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पेपर में क्या लिखोगे, साइंस 2। और कोई भी विषय होने दो, सूचना जरूर पढ़ना। सूचना क्या पढ़ोगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जहाँ आवश्यक है वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नामांकित आकृति बनाओ। प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न के लिए प्रथम प्रयत्न में लिखे गए उत्तर की मूल्यांकन किया जाएगा। जो बहुपर्यायी प्रश्न है ना, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें देखो ऑप्शंस रहते हैं ABCD, तो हम क्या करते हैं, जो हम आंसर्स लिखते हैं, आंसर में जो हमने पहला आंसर लिखा है चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, उसका ही मूल्यांकन किया जाएगा, बाद के आंसर्स का नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना। और क्या बोला, प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्न के उत्तर के लिए केवल क्रमांक लिखें, जैसे उदाहरण फर्स्ट का A, ठीक है। जैसे A है तो A लिखोगे, B है तो B, मतलब जो भी ऑप्शन होगा आंसर लिखोगे, आंसर मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो, और ऑप्शन कौन सा है वो, बाकी नहीं कुछ लिखना है। दाईं ओर प्रश्न के पूर्णांक दर्शाए गए हैं। और जो नया क्वेश्चन है नए पेज से शुरू करना। अभी देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नया पेज से ही शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए जहाँ कंप्लीट हो वहीं से B स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से। उचित पर्याय का चयन करो और उप प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याय क्रमांक लिखो। देखो क्वेश्चन में भी लिखा रहता है कि क्रमांक ही लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आंसर्स लिखते हैं और यहाँ पे रिक्त स्थान में आंसर लिखते हैं, ये नहीं लिखना ऐसे। देखो यहाँ बोला पर्याय का क्रमांक लिखो, उत्तर के लिए पर्याय का क्रमांक लिखो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सूचना नहीं पढ़ते, बस डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ पर्याय का क्रमांक लिखना है। क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सभी 20 अम्लों के लिए पाए जाने वाले डैश के खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्होंने कौन सी खोज की थी, कोडान। तो क्या आंसर आएगा, B। तो आंसर यहाँ पे कैसे लिखोगे, आंसर फर्स्ट का B, ठीक है। ये बस ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे कथन लिख के, यहाँ कोडान लिख के, रिक्त स्थान ऐसे नहीं करना, ये ध्यान देना सब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग ये दोनों ही मंडल उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प डैश कहलाते हैं। क्या आएगा, उभयलिंगी। अब यहाँ कथन में लिख के ऐसे नहीं, आंसर कैसे लिखोगे, सेकंड का क। अभी आंसर लिखना बताऊंगी, तो यहाँ पे इस तरह से ही आंसर लिखना है, ये सब कथन वगैरह नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर। सखंड कृमि प्राणी में विखंडी खंडीभवन दिखाई देता है, इसलिए इन्हें डैश कृमि कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा जो है आएगा, ये खंडीभूत। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, खंडीभूत, अ वाला आंसर आएगा। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ के कारण आंतों में स्थित डैश जैसे उपद्रवी जीवाणु का नाश करते हैं। क्या आएगा, क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम ने आंसर कैसे लिखोगे तुम लोग, 4th का अ। बस केवल इतना ही लिखना है। एशिया में चेरनोबिल परमाणु भट्टी का उपयोग केवल डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बिजली के निर्माण के लिए। यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो परमाणु भट्टी, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है वो पूछा गया है। तो इसका उपयोग बिजली का निर्माण करने के लिए। परमाणु, उसमें देखो तुम्हें क्या पूछा है कि कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तब वहाँ लिखोगे परमाणु ऊर्जा करने, लेकिन यहाँ पे ये परमाणु भट्टी का उपयोग किस लिए हो रहा है, बिजली का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो आंसर अ आएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो इस तरह से, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का अ, उसमें देखो फर्स्ट का ब, सेकंड का क, थर्ड का अ, फोर्थ का अ, फिफ्थ का भी
ये आंसर इस तरह से लिखना है। बस केवल इतना ही कथन अथन नहीं लिखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही आंसर लिखना है। और एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मान लो तुम लोगों ने यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखा फर्स्ट का लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आंसर रॉन्ग है, कट करके नहीं, जो प्रथम आंसर लिखे हो उसका ही मूल्यांकन किया जाएगा, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, वो फर्स्ट था, फर्स्ट का बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला लिखा असंगत पद पहचानो, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लेनेरिया, अमीबा। क्या है असंगत? प्लेनेरिया। तो आंसर क्या लिखोगे? प्लेनेरिया। वैसे यहाँ कारण नहीं पूछा है, लेकिन अगर कारण पूछा तो तुम लोग बता देना कारण। तो यहाँ पे असंगत पद क्या हुआ? प्लेनेरिया। ऐसे आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिख के आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है सहसंबंध पहचानो। क्या बोला है? तुर्क तंतु का निर्माण होना, मध्य अवस्था, तुर्क तंतु पूर्णतः नष्ट होना, तो क्या आएगा? अंत्य अवस्था। यहाँ पे देखो ससंगत संबंध शब्द पहचानो ना, तो इसके आधार पे इसको पहचानना है, तो यहाँ पे अंत्य अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला था? नीचे दिए गए प्राणी के संघ का नाम लिखो। यहाँ जो प्राणी दिया है इसके सिर्फ संघ का नाम लिखना है। उसे देखो ये बिच्छू दिख रहा है ना, तो इसका संघ क्या है? संधिपाद प्राणी संघ। तो आंसर क्या लिखोगे? संधिपाद प्राणी संघ, ये आंसर होगा, ठीक है। बिच्छू नाम लिखोगे चलेगा, प्राणी का नाम बिच्छू, संधिपाद, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में प्राणी का नाम नहीं पूछा है, संघ पूछा, तो संधिपाद प्राणी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। क्वेश्चन क्या था? उभयचर प्राणियों में बाह्य कर्णपटल का अभाव और बाह्य कर्ण का अभाव और कर्णपटल भी नहीं होता है, इस तरह से प्रश्न था, तो कथन असत्य है। उभयचर प्राणियों में बाह्य कर्ण का अभाव होता है परंतु कर्णपटल पाया जाता है, कर्णपटल पाया जाता है, इसके लिए कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। वैसे तुम्हें केवल इतना ही पूछा था कथन सत्य असत्य, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ लिखना था असत्य, कथन असत्य है। लेकिन कारण अगर पूछा है तो कारण भी बताओ, लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कारण भी लिखा गया है कि क्यों असत्य है। फिर उसके बाद तुम्हें दिया गया था समूह अ से संबंधित पर्याय का चरण समूह ब से करो। मतलब तुम्हें समूह में एक ही शब्द है और समूह ब में 3 दिए थे, तीनों में से कौन सा आएगा? तो इंटरल्यूकिन क्या है? कैंसर। इसका आंसर क्या आएगा? कैंसर। तो आंसर तुम्हें क्या बोला गया था कि समूह ब में से चयन करना, तो आंसर लिखोगे कैसे? समूह अ बनाओगे, समूह ब, बीच में ऐसे कॉलम खींचोगे, उत्तर कौन सा उत्तर है? कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखना, लिखने का तरीका सब ध्यान दो, ठीक है, किस तरह से आंसर लिखना। नीट एंड क्लीन सब आंसर होना चाहिए, कट पिट नहीं। क्वेश्चन पेपर जो है इसीलिए पहले दे दिया जाएगा ताकि क्वेश्चंस पढ़ो, 10 मिनट पहले पेपर दे दिया जाता है, लिख नहीं सकते हो वो 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब नया प्रश्न, नया प्रश्न ने नए पेज से शुरू करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2A? वैज्ञानिक कारण लिखो, कोई भी 2, 3 वैज्ञानिक कारण होंगे, तुम्हें कोई भी 2। देखो क्वेश्चन पेपर का जो हमारी जो है ये कृति पत्रिका है, ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर हम इसको नहीं बोलेंगे, एक्टिविटी बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर होता है, इसलिए कृति पत्रिका। तो इसका कैसे प्रारूप है वो तुम लोगों को मैं अपने वीडियो में बताई हूँ। एनालिसिस वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में देखो, उसमें एनालिसिस वीडियो साइंस 2 का दिया है, उसमें से चेक कर लेना। पेरिपेटस या एनालिडा और संधिपाद प्राणी, इन दोनों प्राणियों का जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। कारण पूछा है, तो यहाँ पे आंसर देखो कैसे लिखोगे। पेरिपेटस इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडीभूत अंग, पतले उपचर्म, पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार प्राणियों में संधिपाद प्राणी की तरह संधिपाद प्राणी इन 2 प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी, ये श्वसन नलिका खुला यहाँ पे ध्यान से 1 मिनट। पेरिपेटस इस प्राणी के सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडीभूत, पतले उपचर्म, पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार प्राणियों में संधिपाद प्राणियों की तरह श्वसन नलिका, खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पेरिपेटस या एनालिडा और संधिपाद प्राणी इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। अब ये वैज्ञानिक कारण, इसको चाहो तो पहला पॉइंट और इसको चाहो तो दूसरा पॉइंट करके से पॉइंट में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न था जल विद्युत ऊर्जा, सौर विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन्हें नूतनीकरणक्षम ऊर्जा कहते हैं।
कह सकते हैं। क्यों? देखो, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्रमशः क्या है? देखो, जल विद्युत ऊर्जा क्या है? बहते हुए पानी से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा सूर्य प्रकाश से, और पवन ऊर्जा बहते हुए पवन की सहायता से निर्मित की जाती है। तो बहता हुआ पानी, जल संचय, वेग में बहने वाला पवन, सूर्य प्रकाश, ये कभी भी समाप्त न होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। और जो प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज, ये सब इनके भंडार जो है वो सीमित है, कभी न कभी ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इन ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मगर जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा स्रोत कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए इन्हें नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, नूतनीकरणक्षम यानी हम इसको बार बार इसको तैयार कर सकते हैं। फिर तीसरा वैज्ञानिक कारण, अभिस्वराव मॉक ड्रिल उपयुक्त होता है। क्यों उपयुक्त होता है? देखो, मॉक ड्रिल क्या होता है? एक्चुअली मॉक ड्रिल होता क्या है? ये स्थिति में तुरंत और कम से कम समय में तैयारी करके स्थिति का मापन करने का एक साधन है। किसी भी आपदा से संबंधित प्रतिसाद प्रक्रिया को जांचने के लिए आपदा आने के पश्चात की स्थिति का आभासी संचालन करते हैं। इस समय आपदा निवारण के लिए नियोजन अनुसार की गई कृतियाँ सफल होंगी या नहीं, यह देखने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उनको दी गई कृति करते हैं। इससे हम आपदा निवारण के लिए निर्माण की गई यंत्रणा कितनी सक्षम है यह भी देख सकते हैं। इसके लिए मॉक ड्रिल यह उपयुक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, कोई भी 3। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2B जो है, 2A जहाँ कंप्लीट हुआ, अगर वहाँ जगह है तो वहीं से क्वेश्चन नंबर 2B स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, परिभाषा लिखो, आनुवांशिकता और प्रजाति। तुम्हें कोई भी 3 प्रश्न के उत्तर लिखने, 5 दिए जाएंगे, उसमें से 3 लिखना है। पहला परिभाषा थी, तो आनुवांशिकता की परिभाषा क्या है? माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक लक्षण, अर्थात एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। और जाति क्या है? प्राकृतिक निषेचन की प्रक्रिया द्वारा फलनक्षम संतान का निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या था? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के मध्य अंतर स्पष्ट करो। और ध्यान देना, इसमें बोला कोई भी 2 मुद्दे, यानी तुम्हें केवल 2 पॉइंट्स लेके अंतर स्पष्ट करना है। वैसे यहाँ पे तुम्हें 4 पॉइंट्स बताया गया है, कोई भी 2 लिख सकते हो, चारों लिखोगे तो भी चले, लेकिन मार्क्स तुम्हें केवल 2 ही पॉइंट्स में मिलेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, और क्रेब चक्र क्या है? तंतुकणिका में होती है। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज के एक अणु का विघटन होने पर क्या करते हैं? क्रमशः पायरुविक अम्ल, ATP, NADH2 पानी के 2 अणु तैयार करते हैं। और क्रेब चक्र क्या होता है? एसिटिल को एंजाइम A के अणु में से एसिटिल का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, NADH2, FADH2 और ATP के अणु प्राप्त होते हैं। ये 2 पॉइंट्स लिखोगे, तुम्हें केवल 2 ही पॉइंट्स बोला है, या फिर तुम यहाँ से और भी पॉइंट्स ले सकते हो। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में होती है, और यह केवल ऑक्सीश्वसन में होती है। ग्लाइकोलिसिस का पहला चरण ग्लाइकोलिसिस है, इसमें ग्लूकोज का रूपांतरण पायरुवेट में होता है, और इसमें कोशिका श्वसन का दूसरा चरण है। और भी पॉइंट्स हैं, तुम कोई भी 2 पॉइंट्स लेके इसको स्पष्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला 2 पॉइंट्स लो। फिर तीसरा प्रश्न दिया था, टिप्पणी लिखो, जैव कीटनाशक। देखो, जैव कीटनाशक क्या? दवाइयाँ जीवाणु कवक का उपयोग करके बनाई जाती हैं। यह दवाइयाँ फसलों पर स्थित कीटाणु, कीटकों, कीड़ों, विभिन्न रोगों के कीटाणु को नष्ट करती हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणु से बनाए गए जैव कीटनाशक सीधे वनस्पतियों में ही अंतर्भूत किए जाते हैं। जिन वनस्पतियों में जैव कीटनाशक अंतर्भूत किए जाते हैं वे अच्छे अन्य कीटकों के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे कीटक उन वनस्पतियों को नहीं खाते। जैसे उदाहरण के लिए किण्वन से प्राप्त उप उत्पाद स्पाइनोस करके यह जैव कीटनाशक ही है। तो जैव कीटनाशक पे टिप्पणी लिखो बोला गया था, तो पॉइंट्स में लिखो या डायरेक्ट लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया था, नीचे दिए गए प्राणियों के नाम लिखो और बताओ कि इन प्राणियों का समावेश खतरे में आई किस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये पहला जो है, ये जो है गिर का सिंह है, दूसरा रेड पांडा है। तो ये किस में आए, कौन से प्रजाति में आए? संवेदन। जो गिर का सिंह है वो संवेदनशील प्रजाति में आया। क्यों? क्योंकि इस प्रजाति की संख्या बहुत कम होती है, लगातार कम ही होती जाती है। संख्या में लगातार होने वाली कमी की इस प्रजाति के विषय में चिंता का कारण है। प्राणी का नाम क्या है? गिर के
सिंह, ठीक है, शेर। और दूसरा जो है वो दुर्लभ प्रजाति का। इन प्रजाति की संख्या बहुत ही कम है। ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती है। और प्राणी का नाम क्या है? रेड पांडा। ठीक है, तुम्हें प्राणी का नाम और वो कौन से प्रजाति में आ रहे हैं वो बताना है ना। तो दुर्लभ प्रजाति पहला जो है संवेदनशील प्रजाति और दूसरा दुर्लभ। फिर पांचवा प्रश्न था निम्नलिखित चिन्हों के अर्थ संक्षेप में स्पष्ट करो। दो चिन्ह दिए हैं यहाँ पर, ये दोनों का अर्थ बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2B में 5 प्रश्न है, 5 में से कोई भी 3 के उत्तर लिखने हैं। यहाँ तो मैं पांचों के आंसर्स बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे पहला जो है वो ज्वलनशील घटक है, दूसरा विस्फोटक। तो हमें नाम भी बताना है। पहला ज्वलनशील, तो क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ के जैसे ज्वलनशील पदार्थ को भी आगामी सभाग से जो है यहाँ पर क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ का भी पूर्वक संभारण अथवा उपयोग करना चाहिए। फिर विस्फोटक, कुछ वस्तु और पदार्थ विस्फोटक होते हैं। ऐसी वस्तुओं का संभारण अथवा उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन वस्तुओं के आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील अथवा आग फैलाने वाली वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। विस्फोटक पदार्थ है ना, किसी भी पदार्थ के विस्फोटक होने पर अत्यधिक नुकसान हो सकता था। किसी भी वस्तु को जमीन, सामान ऐसे चिन्ह का अगर वहाँ चिन्ह हो तो उस वस्तु से दूर रहना चाहिए और उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।